Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th IT students और ये है term 1 का question paper. We are going to discuss questions based on database concepts. Database concepts की जो unit है इससे किस टाइप के questions आ सकते हैं we can check through this टर्म 1 क्वेश्चन पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर टर्म 1 में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स वाली यूनिट आई थी तो इसमें MCQs है, बट स्टिल वी विल गेट द आइडिया कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. आदर्श इज मेंटेनिंग द डेटा ऑफ हिज कंपनी इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. ही यूजेज वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई डेटा. तो क्या कर रहा है, डेटा मेंटेन कर रहा है अपनी कंपनी का और एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जिससे कि डेटा को इंसर्ट कर सके, डिलीट एंड मॉडिफाई. विद टाइम ही नीड्स टू ऐड न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और उसके साथ उसे क्या करना है, कुछ और भी फाइल्स ऐड करनी है. डिफरेंट यूजर्स मेंटेन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट एरियाज इन सेपरेट फाइल्स. तो अलग अलग यूज़र्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग फाइल में डेटा मेंटेन कर रहे हैं. ही फेसेस प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी. तो अलग अलग फाइल में डेटा है, सेम डेटा भी हो सकता है. सो डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, सेम डेटा दो बार आ सकता है अलग अलग फाइल्स में. डेटा इनकन्सिस्टेंसी, और हो सकता है कि जैसे अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो एक फ़ाइल में मार्क्स कुछ और हो, दूसरे जो फाइल है उसमें मार्क्स क्या हो, वेरी करें. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो, यानी कि डेटा मैच ना कर रहा हो. तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम अप्रोच ही हैज़ यूज्ड. तो किस फाइल सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी. तो अगर आपने ये यूनिट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस यूनिट में बात हुई थी डेटा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस अप्रोच की. ओके, तो यहाँ पे जो डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकन्सिस्टेंसी है वो आता है आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में. ये इसके डिसएडवांटेजेस है. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस है डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड डेटा रिडंडेंसी. तो जब आप ये यूनिट पढ़ रहे हैं ना तो इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. अभी आपको पता चलेगा कि अगर आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो यहाँ से जो भी लाइंस हैं, किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है. तो आपको इसके सारे पॉइंट पता होने चाहिए. जैसे यहाँ पे से क्वेश्चन आया कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन. तो अगर आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. तो यहाँ से अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हम नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू ना हो, तो ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. ओके, तो आपको ऐसे भी बताना चाहिए कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स की क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज़ डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राशिद इज मेंटेनिंग वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ हिज सेल्स इन डिफरेंट इंडिपेंडेंट फाइल्स. तो इंडिपेंडेंट फाइल्स में हम कब डेटा मेंटेन करते हैं, अगेन इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग फाइल्स में डेटा होता है, वो फाइल्स आपस में लिंक्ड नहीं होती हैं, किसी भी तरीके से हम उनको रिलेट नहीं करते हैं. हिज बॉस आस्क्ड हिम टू गिव अ कंपाइल्ड रिपोर्ट ऑफ हिज वर्क. तो उसे क्या करना है, पूरे सारी फाइल्स की एक मिला जुला के कंपाइल रिपोर्ट देनी है. एज ऑल डेटा स्टोर्ड इन इंडिपेंडेंट फाइल्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मल्टीपल फाइल्स. तो अलग अलग फाइल्स में डेटा है, अब उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे कंपाइल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं. तो अगर अभी आप बुक देखेंगे और बुक में आप ये वाला पॉइंट देखेंगे जो इसकी थर्ड लिमिटेशन है, एज डेटा फाइल्स आर इंडिपेंडेंट, कि डेटा फाइल्स जो है सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी आपस में लिंक नहीं करी हुई है. एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मल्टीपल फाइल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और इसी को हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, यानी कि हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, डेटा इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे. यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन. ओके, सो आंसर इज लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन. सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, कि लाइक व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, what is DBMS you should know, then what are the operations which we can perform on database, what are the characteristics of DBMS. ये जितने भी ऐसे की पॉइंट्स हैं ये सब आपको आने चाहिए. what are the different types of user of DBMS, अभी आप देखोगे कि इससे भी MCQs आए हैं. now let's see the next MCQ. identify the incorrect statement related to DBMS. तो अभी तो यहाँ पे MCQ आया है, तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, फिलअप ट्रू फॉल्स, या फिर MCQ के फॉर्म में, या फिर नॉर्मल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में.
सो यू शुड नो व्हाट इज़ DBMS और DBMS से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं आपकी बुक में, उनसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं. सो इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ रिपोजिटरी ऑफ डेटा. तो ऑब्वियसली रिपोजिटरी मतलब कि कलेक्शन ऑफ डेटा ना, तो डेटा का कलेक्शन हम कर सकते हैं यूजिंग DBMS. सो ये करेक्ट पॉइंट है. देयर इज़ अ सिंगल रिपोजिटरी दैट इज़ एक्सेस्ड बाय ऑल प्रोग्राम्स, ये भी करेक्ट है. इट हेल्प्स यूज़र टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस. तो DBMS से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट एंड मेंटेन कर सकते हैं. डेटा इज़ एक्सेसिबल बाय ओनली वन यूज़र. तो हमें पता है कि हम DBMS के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेम रिपोजिटरी बहुत सारे यूज़र्स क्या कर सकते हैं, एक डेटा को बहुत सारे यूज़र्स क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो दिस पॉइंट इज़ इनकरेक्ट. सो डी वाला जो है इसका आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ यूज़र्स ऑफ DBMS. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है. तो ये अगेन आपको एक तो टाइप्स ऑफ यूज़र्स पता होने चाहिए, एंड यूज़र्स, DBMS, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, और इनकी डेफिनेशन कि ये है कौन. ओके, सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं. मृगांक वर्क्स इन अ कंपनी. मृगांक क्या करता है, एक कंपनी में वर्क करता है, और वो क्या कर रहा है, एंड यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस टाइप का डेटाबेस चाहिए, एंड डेवलप्स स्पेसिफिकेशन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस. तो जो भी डेटाबेस है उससे किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई करना. ही प्लेज अ मेजर रोल इन डेटाबेस डिज़ाइनिंग. तो ये जो पर्सन है, ये जो टाइप ऑफ यूज़र है, क्या करता है, डेटाबेस को डिज़ाइन करने में मेजर रोल प्ले करता है. सो यहाँ पे ये 4 टाइप्स के जो भी आपको यूज़र दिए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. प्रोग्रामर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है, जो कि इंटरेक्ट करता है विद डेटाबेस. फॉर एग्जांपल नेटबीन्स, हमने नेटबीन्स यूज़ किया है फॉर जावा. वो क्या करता है, नेटबीन्स जो है इंटरेक्ट करता है विद द डेटाबेस. सो दैट इज़ डिज़ाइंड बाय द प्रोग्रामर. तो जो भी इस टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, और फिर वो ओब्वियसली डेटा फैच करेगी डेटाबेस से, उसमें फीड करेगी. तो दैट टाइप ऑफ यूज़र इज़ प्रोग्रामर, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. एंड यूज़र कौन होता है, जो DBMS को यूज़ करता है फॉर क्रिएटिंग द डेटा, मतलब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो फाइनल DBMS को यूज़ करता है. ये DBMS डिज़ाइन नहीं कर रहा है, एंड यूज़र कभी भी डेटाबेस डिज़ाइन नहीं करता है, ही इज़ जस्ट यूजिंग डेटाबेस. नेक्स्ट इज DBA, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो DBA एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, डेटाबेस को एडमिनिस्टर करेगा, यानी कि उसको चेक करेगा कि कौन कौन उसे यूज़ कर रहा है, और किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कौन सा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस किस को एक्सेस देना है उस डेटाबेस का. ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. लास्ट इज सिस्टम एनालिस्ट. तो यहाँ पे जो आंसर है वो सिस्टम एनालिस्ट है. सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एंड यूज़र से, एंड यूज़र्स मतलब जो DBMS को यूज़ करने वाले हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स लेता है कि उन्हें किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस किस टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए. डेवलप स्पेसिफिकेशंस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, और उसके बाद स्पेसिफाई सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जिस टाइप का भी सॉफ्टवेयर चाहिए उसको पूरा स्पेसिफाई करता है. नेक्स्ट इज़ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट वाला, डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड विच हैव नॉट बीन प्रोसेस टू रिवील यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आती है. तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स है जो कि प्रोसेस नहीं हुआ है यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए. सो आंसर है इसका ऑप्शन ए. तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग की लाइन से ही क्वेश्चन आया, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसकी हर एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एज इट इज़ आ जाते हैं, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. देखिए सेम लाइन है, बस यहाँ से इन्होंने इसमें फिलअप कर दिया है और यहाँ से इसमें फिलअप कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस. तो डेटाबेस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हमें डिस्कस करनी है. सो इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी इम्प्रूव होना ये कोई लिमिटेशन नहीं है. यूज़र फ्रेंडली, ये भी एक कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसकी क्वालिटी है. रिड्यूस्ड रिडेंडेंसी, डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूस होती है, अगेन इट इज़ नॉट अ लिमिटेशन. सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स, सो दिस इज़ द लिमिटेशन. सो ऑब्वियसली जो डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए और जो रिकवरी के लिए कॉस्ट है, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डेटाबेस.
Now next question, consider a table employee with fields EMPID, that is employee ID, employee name, DOB, DOJ, salary, designation and phone number. तो ये सब क्या है, इसके फील्ड्स हैं यानी कि कॉलम्स है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फील्ड्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं. एवरी एम्प्लॉय रिकॉर्ड मस्ट हैव अ नॉन रिपीटेड एम्प्लॉय आईडी. तो रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, रो है. इट मीन्स कि हर एम्प्लॉय की जो रो होनी चाहिए उसमें नॉन रिपीटेड एम्प्लॉय आईडी आनी है. यानी कि 101, 102, तो 101 दोबारा नहीं आनी चाहिए, हमें रिपीटेड वाली नहीं चाहिए. आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट की दैट मस्ट बी अप्लाइड वाइल क्रिएटिंग द टेबल. तो इसमें से कौन सी की है, पहले तो ये है ही नहीं कुछ भी की. तो यहाँ पे मेन क्या है, प्राइमरी की. तो प्राइमरी की ओब्वियसली क्या करती है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, नॉन रिपीटेड बनाती है. सो हेयर आंसर इज प्राइमरी की. तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका कॉन्स्टेंट, जिसमें आपकी कीज़ हैं कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर ये जो कीज़ हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की इज़ ऑल्सो देयर. सो ये जो 3 कीज़ हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की एंड सुपर की, 4 कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, आएंगे ही आएंगे, मतलब आप भी कह सकते हैं आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, कंसिडर अ टेबल स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स एडमिशन नंबर. तो एक टेबल स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है एक, जिसमें कि ये आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स अगेन कॉलम, रोल नंबर, सीरियल नेम, क्लास, मार्क्स. द कॉलम एडमिशन नंबर इज़ द प्राइमरी की. तो ये क्या है, एडमिशन नंबर जो है एक प्राइमरी की है. एवरी स्टूडेंट हैज़ आइडेंटिफाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी सुपर की. तो यहाँ पे एक ऐसा सेट है इनमें जो सुपर की नहीं हो सकता. तो हमें वही बताना है कि कौन सा सेट है जो सुपर की नहीं हो सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ सुपर की. सुपर की क्या होती है, एट्रीब्यूट्स का सेट, यानी कि 2 और मोर एट्रीब्यूट्स और 2 और मोर कॉलम्स या फिर सिंगल कॉलम जो क्या करे, आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करे. ओके, यानी कि 2 रो की उन उन एट्रीब्यूट्स में जो भी वैल्यू होगी वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से रो सेम नहीं होनी चाहिए. तो ओब्वियसली यहाँ पे एडमिशन नंबर एंड सीरियल नेम है, तो एडमिशन नंबर क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. तो टपल्स जो आपके सेम नहीं हो सकते, रोज सेम नहीं हो सकती. इन द सेम वे एडमिशन नंबर यहाँ है तो इसमें भी सेम नहीं हो सकती रोज़. इसमें भी एडमिशन नंबर, तो रोज़ सेम नहीं होंगी. बट इसमें देखिए क्लास और मार्क्स की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है. क्लास 7th किसी की होगी और मार्क्स आ गए 70. इन द सेम वे किसी और की भी क्लास 7th और मार्क्स 70 हो सकते हैं ना, ये चांसेस हैं. तो ये ही जो है कैन नॉट बी अ सुपर की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो यूनिक है जो इनकी वैल्यूज़ को सेम ना होने दे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द टेबल सप्लायर. आपको सप्लायर टेबल कंसिडर करनी है जिसमें आपकी सप्लायर आईडी है, सप्लायर नेम है, सिटी, फ़ोन नंबर, कंपनी, स्टेटस. तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेट ऑफ कैंडिडेट कीज़, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कीज़. ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे मार्क करना है. ओके, सो कैंडिडेट की क्या होती है, ऐसी सुपर की जिसमें से आप अगर कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव कर दे तो बची हुआ पार्ट, जो भी बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं वो सुपर की नहीं रहने चाहिए. और इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैंडिडेट कीज़ क्या होती है, ऐसी कीज़ जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं. मतलब कि जैसे फर्स्ट की हम ले सकते हैं इसमें सप्लायर आईडी, ये एक प्राइमरी की बन सकती है. फ़ोन नंबर, ये एक प्राइमरी की बन सकती है. यानी कि इन दोनों में से किसी को भी हम एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एलिजिबल है फॉर बिकमिंग प्राइमरी की. तो ऐसे कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कीज़, विच आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग और विच कैन बी द प्राइमरी की. ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इजी है आपको समझने के लिए कि कैंडिडेट कीज़ क्या होती हैं, ऐसी कीज़ जिनको आप प्राइमरी की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए SID कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की एंड फ़ोन नंबर. तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, आंसर ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ रिलेटेड टू SQL कमांड. तो यहाँ पे ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है इन द फॉर्म ऑफ MCQ, और आपको नॉर्मल डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि राइट द क्वेरी फॉर दिस. ओके, सो परिणीति वांट्स टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. तो जब हमें रिकॉर्ड्स डिलीट करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं, तो हम डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड यूज़ करते हैं. हमें ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने होते हैं तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाते हैं, पर अगर हमें ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट करने होते हैं तो हम एस्ट्रिक नहीं लगाते हैं. तो यहाँ ऑप्शन में ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ये दोनों तो हट ही गए हैं. ओके, डिलीट एस्ट्रिक जो है आपका रॉन्ग है.
डिलीट क्या आएगा, डिलीट के बाद आता है फ्रॉम, देन टेबल नेम, टेबल नेम यहाँ पे है आपकी कस्टमर। तो आपको ऐसे सिंटेक्स याद होना चाहिए कि अगर हमें रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं तो डिलीट कमांड, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम। फिर हमें क्या करना है, किसको करना है डिलीट, हुज ड्यूज स्टेटस इज़ क्लियर, जिसका जो ड्यूज स्टेटस है वो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आता है, वेयर, जब भी कंडीशन होती है तो वेयर, उसके बाद कॉलम जिस पे आपको कंडीशन लगानी है, वेयर ड्यूज इक्वल्स टू क्लियर, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा सेमी कोलन। सो हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हों, आपको डायरेक्टली भी क्वेरी पूछी जा सकती है, तो यू शुड रिमेंबर द syntax of all the queries. Now next, Jagriti wants to display the list of all students in relation student with fields. यहाँ पे सारे fields include हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, select asterisk, okay, select asterisk from, then table name, table name आपका है student, ठीक है। अगर इन केस आपको एग्ज़ाम में पूरी क्वेरी भी नहीं समझ में आ रही है ना, तो जितना भी समझ में आ रहा है उतना लिख के आइए। अगर आपके पास ऑप्शन चॉइस नहीं है, आपको बाकी क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्वेरी जब आप लिखते हैं ना, तो क्या होता है, इनके भी मार्क्स होते हैं। जैसे अगर आपने डिस्प्ले है और उसमें आपने सेलेक्ट लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इसके आप मान लीजिए मतलब जो क्वेरी है वो 1 मार्क्स की है, तो इसके आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें भी मार्किंग इस तरीके से होती है कि आपने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, डिस्प्ले कर दिया, और कंडीशन गलत लिखी है, कोई बात नहीं, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। दोनों सही लिखा है तो 1 मार्क्स, कंडीशन सही लिखी है और स्टार्टिंग का थोड़ा गलत हो गया तो हाफ मार्क्स। सो इस तरीके से मार्क्स जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, सो हुज सिटी नेम एंड्स विद लेटर डी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो नेम है वो किस क्या होना चाहिए, एंड्स विद लेटर डी। तो इस केस में जब भी ये पैटर्न होता है ऐसा कि इट स्टार्ट्स विद सम लेटर या फिर 4 कैरेक्टर्स हैं, ओके, तो कुछ स्ट्रिंग में पैटर्न होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक। तो यहाँ पे पहले हम वेयर यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए, देन किस पे हम पैटर्न लगा रहे हैं, सिटी नेम, तो सिटी नेम के लिए आपका कॉलम है सिटी, वेयर सिटी, फिर ऑपरेटर जो यूज़ होता है लाइक कीवर्ड, एंड्स विद डी, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में 1 और मोर कैरेक्टर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, परसेंटेज साइन। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी कैरेक्टर हो सकता था, परसेंटेज, देन डी, यानी कि एंडिंग में डी आना चाहिए, आगे आपका कुछ भी हो। एंडिंग विद डी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर, तो जब भी हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी होती है, तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है हमें, एडमिशन नंबर, यहाँ पे कॉलम नेम लिखते हैं। देन असेंडिंग के लिए ASC एंड डिसेंडिंग के लिए DESC। तो यहाँ पे जो आपका है सही वो है ऑप्शन सी। इन केस अगर आपको ये क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, तो प्लेलिस्ट में आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी, तो आप प्लेलिस्ट में ये ऑर्डर बाय और ये जो भी SQL क्वेरीज आपको नहीं समझ में आ रही है, उन्हें जाके वीडियोस को अच्छे से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन की, तो फॉरेन की से रिलेटेड यहाँ पे क्या रॉन्ग है, फॉरेन की इन वन टेबल इज़ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, तो ये बिल्कुल सही है कि एक टेबल में वो प्राइमरी की होती है और उससे एसोसिएटेड टेबल में वो क्या होती है, प्राइमरी की। फॉरेन की ऑफ वन टेबल मस्ट हैव सेम नेम एज द एसोसिएटेड प्राइमरी की, ये रॉन्ग है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन की और प्राइमरी की का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है। अ फॉरेन की कैन हैव नल वैल्यू, ये ट्रू है। फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ B1। सुखदेव हैज़ क्रिएटेड अ रिलेशन टीचर, जिसमें कि ये सारे कॉलम्स हैं और आपको क्या करना है, क्वेरी लिखनी है टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर विद नो लास्ट नेम, यानी कि लास्ट नेम क्या है आपका, नल है। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नो लास्ट नेम में नल आ रहा है, बट अब आप मान के चलिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया कि राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल टीचर्स विद नो लास्ट नेम, यानी कि नो लास्ट नेम मतलब लास्ट नेम में कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है। ओके, तो वहाँ पे कीवर्ड क्या यूज़ होता है, इज़ नल। तो आपको सारे कॉलम यूज़ करना है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम टीचर, फिर वेयर
कंडीशन किस पे लगानी है आपको, लास्ट नेम पे। तो लास्ट नेम वाला जो कॉलम है दैट इज़ लास्ट अंडरस्कोर नेम, वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज़ नल। तो अगर हमें चेक करना होता है कि कोई भी वैल्यू नल है या नहीं है तो हम यूज़ करते हैं इज़ नल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, issue created a relation sales and now want to add tuples in the relation। तो क्या करना है उसे, tuples मतलब कि रोज़ ऐड करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कमांड एंड द कमांड नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जब हमें रोज़ इंसर्ट करनी होती है तो जो टाइप ऑफ कमांड होता है वो होता है DML। ओके, DML एंड इंसर्ट। तो इंसर्ट यूज़ करते हैं जब भी हमें रोज़ ऐड करनी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन विल यूज़ ना। तो इंसर्ट कमांड और जो आपका टाइप है दैट इज़ DML। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ टेबल फ्लाइट्स जिसमें ये सारे फील्ड्स हैं। सेलेक्ट द कमांड टू फाइंड एवरेज प्राइस। तो एवरेज के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ AVG। प्राइस के लिए यहाँ पे कॉलम है आपका कॉस्ट, सो व्हाट यू विल राइट, सेलेक्ट AVG cost from then table name। तो from table name is flights, from source Delhi to destination Mangalore, यानी कि जिसका सोर्स दिल्ली हो और डेस्टिनेशन क्या हो, मैंगलोर हो। सो वेयर सोर्स के लिए आपका क्या है कॉलम, स्टार्ट, वेयर स्टार्ट इक्वल्स टू दिल्ली, और दोनों होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि जिसकी सोर्स दिल्ली हो या डेस्टिनेशन मैंगलोर हो, इनमें से एक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली से मैंगलोर जाना है, यानी कि सोर्स आपका स्टार्ट जो है दिल्ली होना चाहिए और डेस्टिनेशन मैंगलोर होनी चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, एंड लगाते हैं, और नहीं लगाना है, एंड लगाना है। वे स्टार्ट इक्वल्स टू दिल्ली एंड डेस्टिनेशन इक्वल्स टू मैंगलोर, देन सेमीकोलन। तो इसमें से आपका कौन सा वाला सही है, ये वाला, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नाउ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ ऑपरेटिंग वेब। तो हम ये डिस्कस नहीं करने वाले, ये तो डायरेक्ट आपकी बुक से ही क्वेश्चन आए। अगर आप ये लाइन सर्च करेंगे ना, लाइक प्रोफाइल विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये सिक्योरिटी के अंदर लिखा हुआ है, ये सिक्योरिटी वाले टॉपिक में है। तो आंसर है सिक्योरिटी। ओके, तो इसको आप रीड कर लीजिए, ये यूनिट तो बहुत ईजी है, तो ईजिली आप इनसे MCQ अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी इन द रिवीजन ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, और थोड़ा सा आइडिया भी आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से, किस तरीके से पढ़नी है। हालांकि ये यूनिट का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम कोई टॉपिक छोड़ दें, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर आप पूछेंगे कि पेपर कैसा आएगा मैम, तो पूरा जो पेपर आता है ना वो आपका ये जो CBSE का स्टडी मटेरियल है इसी से आता है। आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ लाइंस जो हैं आपको दी गई हैं और उसी से ही क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए हैं। तो आपको क्या करना है, PDF जो है अच्छे से पढ़नी है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस करेंगे। इवन ये जो क्वेरीज आई है ना, ये भी आप देखेंगे तो ये क्वेरीज भी एज इट इज़ वहाँ पे दी हैं, इज़ नल, लास्ट नेम, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बुक में है कि डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ टीचर विद नो लास्ट नेम, तो उसमें ये आपको क्वेरी भी दिखेगी। तो जो भी बुक में है ना वो सारा कुछ आप क्लियर कर लीजिए और आपका पेपर देन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बुक से ही आता है सब कुछ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग वीडियोस एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।